Hello students, once again I welcome you in new video lecture. And student, in this video lecture we are going to start with a new chapter, that is biomolecules. Biomolecule is very important chapter with respect to CBSE as well as NEET competition, because many questions especially objective types are asked from this chapter. So it is very important to make clear cut understanding of this particular chapter. So student, as the name indicate that biomolecule, what are biomolecules? Biomolecules are the molecules which are present in the cells of living organisms. If we see students, living organisms, plant tissue, animal tissue, microorganisms, then what we will find that the chemicals that are present in them, that are almost same, that they have same elements or same compounds. Even if we see the non-living things, for example, if we take a piece of earth crust, then also it has same type of elements. But when we observe keenly, attentively, then we will find that in case of living organisms, two elements are in abundance, that is carbon and हाइड्रोजन. कार्बन और हाइड्रोजन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उनके सेल्स में एज कम्पेयर टू नॉन लिविंग ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. सो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं स्टूडेंट? ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में पाए जाते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहली टर्म की, दैट इज सेलुलर पूल. सेलुलर पूल क्या होता है? Cellular pool is aggregation of various biomolecules in a cell. सेल के अंदर जो अलग अलग तरह के बायोमोलिक्यूल्स हैं उसे क्या कहते हैं? सेलुलर पूल. एंड स्टूडेंट, सेलुलर पूल कैन बी डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज. इसमें दो तरह की चीजें होती हैं, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस और एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस और एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स, इन्हें हम फैट्स भी कह सकते हैं, और एटसेट्रा. सो ये चीजें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स और फैट्स. और इनऑर्गेनिक में क्या क्या चीजें होती हैं? मिनरल्स, इन्हें हम आयंस भी कह सकते हैं, आयंस आयनिक फॉर्म में ही होते हैं मिनरल्स. देन इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, एंड तीसरा चीज वाटर. तो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है. ये सेलुलर पूल के अंदर होते हैं. अब स्टूडेंट, हमें ये पता लगाना है, सपोज कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिविंग टिश्यू के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं. सो फॉर दिस वी कैन यूज वन टेक्निक. एक टेक्निक यूज कर सकते हैं जिसकी सहायता से भी पता लगा सकते हैं, हम अलग अलग कर सकते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को उस पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म की. So क्या टेक्निक है स्टूडेंट? लेट अस सी. सो द टॉपिक इज दैट हाउ वी कैन एनालाइज द डिफरेंट एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन अ सेल. सो एनालिसिस के लिए क्या टेक्निक यूज करेंगे? टू एनालाइज वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. सो एनालाइज करना है हम अलग अलग ऑर्गेनिक सब्सटेंस. क्या करेंगे? एक लिविंग टिश्यू लेंगे, उस लिविंग टिश्यू को ग्राइंड करें, ग्राइंड along with ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड. ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ ग्राइंड करेंगे उसको. उसके बाद एक पेस्ट बन जाएगा. देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पेस्ट और स्लरी. एक पेस्ट और स्लरी बन जाएगी.
फिर उस पेस्ट और स्लरी को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आई विल मेक सम स्पेस हियर, then we will take student this paste or slurry and we will filter it, इसको फिल्टर करेंगे। और फिल्टर करने से क्या होगा स्टूडेंट, सपोज मैंने एक फनल ली, उस फनल में एक फिल्टर पेपर फिट किया फॉर सेपरेशन, फिल्टर पेपर, एंड देन आई हैव पुट इट ऑन अ टेस्ट ट्यूब, मैंने इसको टेस्ट ट्यूब के ऊपर रखा। नाउ आई विल पास दिस स्लरी फॉर द फिल्ट्रेशन पर्पस। सो नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, यहां पर हैं एसिड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, जिसे कहेंगे एसिड इनसॉल्युबल पूल, मतलब यहां ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो एसिड में सॉल्युबल नहीं, और यहां पर जो इकट्ठा होगा हमारे पास दैट इज एसिड सॉल्युबल। ठीक है स्टूडेंट, फिल्टर करने के बाद दो अलग अलग कैटेगरी होगी, एक एसिड इनसॉल्युबल पूल और एक एसिड सॉल्युबल पूल। अब स्टूडेंट्स जब मॉलिक्यूलर वेट वाइज देखा गया तो मॉलिक्यूलर वेट जो एसिड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस थे इनका मॉलिक्यूलर वेट निकला मोर देन 10,000 डाल्टन। इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना आया, दैट इज अप्रोक्सीमेटली मोर देन 10,000 डाल्टन। और जो एसिड इनसॉल्युबल पूल के सब्सटेंसेस थे उनका मॉलिक्यूलर वेट आया अप्रोक्सीमेटली रेंजेस फ्रॉम 18 टू 800 और 1000 डाल्टन। सो जो दो कैटेगरीज बनी उनमें भी मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस है। एसिड इनसॉल्युबल में जो सब्सटेंस है उनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से ज्यादा है और दूसरों का रेंज फ्रॉम 18 टू 800 और 1000। कुछ बुक्स में 800 लिखा है, कुछ बुक्स में 1000 भी लिखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टडी स्टूडेंट्स वी कैन डिवाइड। सो यहां तक समझ आ गया, सेपरेशन करना है हमने ऑर्गेनिक टिश्यू को, तो क्या करा हमने, सबसे पहले हमने लिविंग टिश्यू लिया, उसको ग्राइंड करेंगे किसके साथ, विद ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, और फिर जो पेस्ट बनेगा उसको फिल्टर करेंगे। तो फिल्टर करने से दो तह बनेगी, एक एसिड इनसॉल्युबल पूल की और एक एसिड सॉल्युबल पूल की। अब इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, एसिड सॉल्युबल पूल का मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से ज्यादा है और एसिड सॉल्युबल पूल का मॉलिक्यूलर वेट रेंज कर रहा है 18 टू 800 और 1000 डाल्टन। अब इसके बेस पे स्टूडेंट अब एक क्लासिफिकेशन आ जाता है हमारे पास, डाल्टन था यहां पर, क्लासिफिकेशन क्या बना, बायोमोलिक्यूल्स कैन बी डिवाइडेड टू कैटेगरी नाउ। एक है माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स और एक बन गए मैक्रोबायोमोलिक्यूल्स। अब स्टूडेंट जिनका मॉलिक्यूलर वेट 18 टू 800 डाल्टन है उनको कहेंगे माइक्रोमोलिक्यूल्स, और जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज्यादा है, 10,000 डाल्टन से, उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे मैक्रोबायोमोलिक्यूल्स। अब मैक्रोबायोमोलिक्यूल में स्टूडेंट्स क्या क्या चीजें आ रही हैं, इसमें आ रहे हैं हमारे पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड दैट इज कार्बोहाइड्रेट। इसमें आ रहे हैं हमारे प्रोटीन्स, इसमें आ रहे हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड्स, Na is for न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरे वाली कैटेगरी में क्या क्या आ रहा है, दूसरे वाली कैटेगरी में आ रहे हैं हमारे दैट इज मोनोसेक्राइड्स, इस वाली कैटेगरी में आ रहे हैं हमारे अमाइनो एसिड, आई एम राइटिंग AA। इस वाली कैटेगरी में आएंगे हमारे तीसरे ऑलिगोसेक्राइड्स, फिर डाइसेक्राइड्स,
पॉलीसेकेराइड्स को छोड़ के सारे शुगर आ रहे हैं, मोनो भी आ रहे हैं, ओलिगो, डाई सब, एंड एक कैटेगरी आ रही है इसमें लिपिड्स, लिपिड्स की। सो मैक्रोबायोमोलिक्यूल्स में पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, और थोड़ा सा यहां पर काफी कंजेशन हो गया तो थोड़ा इस कंजेशन को कम करते हैं, यहां ये समझते हैं। मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड, लिपिड। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर हम पढ़ चुके हैं तो काफी कुछ आइडिया है भी हमें, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉली, ये क्या मैं बोल रहा हूं, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। ए आई हैव यूज्ड फॉर अमीनो एसिड्स। सो एक बार दोबारा देखते हैं, माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स में हम किन मॉलिक्यूल्स को लेंगे, बायोमोलिक्यूल्स को जिनका मॉलिक्यूलर वेट इज इन बिटवीन 18 to 800 और जिनका 10,000 से ज्यादा, दैट इज मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। अब स्टूडेंट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हम यहां पर बताएंगे आपको, दैट ये जो लिपिड्स हैं, जब हम सेपरेशन करते हैं स्लरी की, तो सेपरेशन करने पे ये जो लिपिड्स हैं ये एसिड इनसॉल्युबल पूल का हिस्सा हैं, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ एसिड सॉल्युबल पूल। एसिड सॉल्युबल पूल का हिस्सा नहीं है। तो अब बात सर के एसिड इनसॉल्युबल पूल में तो वो सब्सटेंसेस आते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है, लेकिन आपने तो इनको माइक्रो मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में लिखा है। माइक्रो मॉलिक्यूल की कैटेगरी में लिखने का मतलब कि देयर मॉलिक्यूलर वेट इज फ्रॉम 18 to 800। सो इसको समझते हैं स्टूडेंट, अगर मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से देखें तो इनका मॉलिक्यूलर वेट 18 से 800 के बीच में आता है। सो ये माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स है। बट जब सेपरेशन करके, सेपरेशन के समय क्या होता है, सेपरेशन के समय उल्टा है। सेपरेशन के समय किसका हिस्सा है, एसिड इनसॉल्युबल पूल का, उसका हिस्सा है जिसमें मैक्सिमम क्या है, मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स हैं। सो ये क्या कहानी है, सारी कहानी ये स्टूडेंट, एसिड इनसॉल्युबल पूल में ये क्यों आते हैं। लिपिड्स क्या हैं, लिपिड्स जब हम लिविंग टिश्यू ग्राइंड करते हैं तो ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, और लिपिड जो है वो इनसॉल्युबल है, हाइड्रोफोबिक है। तो ये एसिड में घुलते नहीं है। एसिड भी तो पानी मिक्स करके ही बना है, डाइल्यूट है, तो एसिड में भी पानी है, तो पानी वाले हिस्से में नहीं प्रेजेंट होंगे, वहां से भागेंगे ये, बिकॉज दे आर हाइड्रोफोबिक। सो बेसिकली जब फिल्टर करते हैं सारे के सारे लिविंग टिश्यू की स्लरी को, तो हैं तो एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर, बिकॉज हाइड्रोफोबिक नेचर है इनका, वाटर लविंग नहीं है। लेकिन अगर कैटेगराइजेशन देखें तो मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से किस में आते हैं, दैट इज माइक्रो बायोमोलिक्यूल। सो याद रखेंगे, ऐसा नहीं है कि एसिड इनसॉल्युबल पूल में आ रहे हैं तो ये मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स हैं, नहीं, ये मैक्रो बायोमोलिक्यूल नहीं है। एसिड इनसॉल्युबल पूल में आने का कारण क्या है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक है नेचर, इसलिए उसमें आए। पर अदरवाइज मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट जो है इनका वो रेंज करता है 18 से 800 डाल्टन के बीच में। तो याद रखेंगे, सेपरेशन करने के समय देखेंगे तो किस में आपको ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में, लेकिन एसिड इनसॉल्युबल पूल में देखे तो हैं, लेकिन बायो मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है ये, हैं क्या ये, हैं ये मैक्रो बायोमोलिक्यूल, बिकॉज देयर मॉलिक्यूलर वेट रेंजेस फ्रॉम 18 to 800 और 1000 डाल्टन। सो क्या समझा स्टूडेंट हमने इस डिस्कशन से हमें यह समझ आया कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को हम अलग कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं किस लिविंग टिश्यू के अंदर कौन सा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और उसके लिए हमें एक एसिड की जरूरत पड़ती है, ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड। और उसमें जब फिल्टर करते हैं तो दो तय बन जाती हैं, एक एसिड इनसॉल्युबल पूल की, एक एसिड सॉल्युबल पूल की। एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर वो सब्सटेंसेस हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से ज्यादा है, लेकिन सिर्फ एक को छोड़ के, लिपिड को छोड़ के। वो भी क्यों है उसमें, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है, इसलिए उसके अंदर है। और एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर वो सब्सटेंसेस हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 18 से 800 या 1000 डाल्टन के बीच है। तो इस तरह दो कैटेगरी बन गई, एक माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स और एक मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स में आएंगे मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, डाइसेक्राइड्स, अमीनो एसिड्स,
लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड की बात नहीं करें, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड जिनसे न्यूक्लिक एसिड बने होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड भी किस में आएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स भी माइक्रोबायोमोलिक्यूल में ही आएंगे, और मैक्रोबायोमोलिक्यूल्स में आएंगे पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। लिपिड उसमें दिख रहे हैं लेकिन उनको मैंने मैक्रोबायोमोलिक्यूल में नहीं लिखा, बिकॉज मॉलिक्यूलर वेट वाइज दे कम इन द कैटेगरी ऑफ microBiomolecules. So students, this is all about the introduction part of biomolecules. So biomolecules क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट हैं। ऑलमोस्ट सब ऑर्गेनिज्म, लिविंग हो नॉन लिविंग, सब में एक जैसे एलिमेंट्स हैं, लेकिन बायोमोलिक्यूल मैंने ये बताया कि दो एलिमेंट ज्यादा पाए जाएंगे, दैट इज कार्बन एंड हाइड्रोजन। उसके अलावा हमने स्टूडेंट बात करी सेलुलर पूल की। सेलुलर पूल मतलब जितने भी बायोमोलिक्यूल एक सेल के अंदर हैं वो सेलुलर पूल। और सेलुलर पूल में मैंने ये बताया कि दो तरह के सब्सटेंसेस बने, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फिर हमने ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को अलग करने का तरीका भी देखा। उसमें हमारे पास दो कैटेगरी बनी, एक एसिड सॉल्युबल पूल और एक एसिड इनसॉल्युबल पूल। उसके आधार पे हमने बायोमोलिक्यूल को फिर कैटेगराइज किया, दैट इज माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स और मैक्रोबायोमोलिक्यूल। सिर्फ इसमें एक लिपिड वाला जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया वो याद रखेंगे। लिपिड अपीयर तो किसमें हो रहे हैं, एसिड इनसॉल्युबल पूल में, लेकिन एसिड इनसॉल्युबल पूल में आने का मतलब ये नहीं है कि वो मैक्रोबायोमोलिक्यूल्स हैं, वो माइक्रोबायोमोलिक्यूल। सो दिस इज ऑल अबाउट। ओके स्टूडेंट्स, ये तो बात होगी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की। अच्छा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का कैसे पता लगाएंगे, कौन कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं। सो फॉर दैट स्टूडेंट्स, फॉर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस देयर इज टेक्निक दैट इज ASH एनालिसिस। ASH analysis is for the separation of inorganic substances. So इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, ASH एनालिसिस में कोई भी लिविंग टिश्यू लेंगे, सपोज प्लांट्स में से सपोज कोई लीफ ले लिया, एनी लीफ टिश्यू इज देयर, और माइट बी फ्रॉम एनिमल, सपोज सम liver tissue is taken. So what we will do, we will take their, we will weight them, and this is called the bat weight. लिविंग टिश्यू का वेट लेंगे, उस वेट को कहेंगे बैट वेट। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, वी विल मेक इट ड्राइड, हम इसको सुखाएंगे। आफ्टर मेकिंग इट ड्राइड, देन वी विल टेक ड्राई वेट। पहले वेट वेट लिया था, बाद में ड्राई वेट लेंगे, एंड देन वी विल बर्न इट, इसको जलाएंगे। एंड व्हेन वी विल बर्न इट, देन व्हाट हैपन, द गैसेस, कार्बन कंपाउंड बेसिकली जो प्रेजेंट होते हैं, दैट विल बी इवेपोरेट इन द फॉर्म ऑफ गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एटसेट्रा, और जो रेमिनेंट्स बच जाएंगे in the form of ash. Now that ash is analyzed by us, and that ash will contain many inorganic elements such as calcium and magnesium. क्या करेंगे, लिविंग टिश्यू लेंगे, उसका पहले वेट वेट लेंगे, फिर उसको सुखाएंगे, then we will take the dry weight, and then finally we will burn it, and after burning the carbon compounds will evaporate in the form of gases, and the remnant is in the form of ash that we will analyze, and in that ash we will contain many inorganic elements such as calcium, magnesium, etc. So अगर organic substances separate करने हैं तो we have a method. In that method what we'll do, we will mix living tissue with the chloroacetic acid, trichloroacetic acid, and then grind it, then filter it, then finally we will know about the organic substances. और अगर inorganic substances का पता लगाना है तो उसके लिए कौन सी टेक्निक है, that is ASH एनालिसिस। और ASH एनालिसिस में क्या करते हैं, चीज को सुखाते हैं, फिर उसको बर्न करते हैं, एंड बर्न करने के बाद जो गैसेज है वो उड़ जाती हैं, एंड फाइनली व्हाट लेफ्ट, दैट इज ऐश। इन दैट वी विल एनालाइज द वेरियस टाइप्स ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। इंट्रोडक्शन पार्ट, टेक केयर, थैंक्स।